नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिया हुआ घंटी वाला जो निशान है उसे दबा लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें। आज की हमारी ये वीडियो हमारी टॉपिक सीरीज़ का एक पार्ट है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति, जो कि कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब है। उसमें चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत में एक नए सिलेबस में नया टॉपिक आया है, अरब स्प्रिंग। और आज की ये वीडियो अरब स्प्रिंग टॉपिक की पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। आपको मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। इस टॉपिक की ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। और अभी तक हम पिछले दो भागों में अरब स्प्रिंग इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अरब स्प्रिंग की परिभाषा हमने समझी, अरब स्प्रिंग के परिभाषा के अर्थ, अभिप्राय इत्यादि के बारे में हमने बात की। और साथ ही साथ हमने बात की कि अरब स्प्रिंग की विशेषताएं, इस घटनाक्रम की जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, जो कि 2010 के अरब सीज़न स्प्रिंग सीज़न यानी कि वसंत ऋतु में प्रारंभ हुआ, इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार की पहले पार्ट में। पार्ट 2 में हमने बात की 2 टॉपिक्स पर, जिसमें अरब स्प्रिंग के मुख्य कारण क्या थे, किन कारणों से पूरी घटना हुई, उसके बारे में हमने बात की। और साथ ही साथ पार्ट 2 में हमने बात की कि अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या रहे, इस पूरे घटनाक्रम के नतीजे क्या रहे। इस सब के बारे में हमने विस्तार से अब से पिछले जो 2 पार्ट रहे हैं उनमें बात की है। और आज हमारी ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 3 है, अरब स्प्रिंग टॉपिक का पार्ट 3 है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अरब स्प्रिंग, और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक की हमारी इस पूरी सीरीज़ में, इस टॉपिक में हम अरब स्प्रिंग की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके कारण और परिणामों के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। अब जो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ से कि भाई ये जो पूरी घटनाक्रम जिसकी हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग वाले देशों में और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग वाले देशों में बसे हुए जो देश थे इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के बहुत सारे देशों में इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की गतिविधियाँ, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, अनशन इत्यादि ये सभी चीज़ें हुई। तो हम यहाँ एक बात जो साथ में लेकर चल रहे हैं कि भाई अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी देशों की, मुख्य देशों की, कि जहाँ पर इन घटनाओं को जन्म मिला। तो देखिए, हम क्या बात करें, कुछ मुख्य देश कि जहाँ पर ये घटनाएं हुई, उनकी बात हम यहाँ अपने पार्ट 3 में कर रहे हैं। कुछ मुख्य देशों की हम पार्ट 3 में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इन सभी देशों में जो सबसे प्रमुख देशों में रहे, उसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूनीशिया की। सबसे पहले हम ट्यूनीशिया की बात करते हैं, ट्यूनीशिया देश की बात करते हैं। और ट्यूनीशिया जो देश था, मतलब अभी भी है, तो ट्यूनीशिया देश में ये वो देश है कि जहां पर इस अरब स्प्रिंग की घटनाओं का सबसे पहले प्रसार हुआ, सबसे पहले गतिविधियां हुई, सबसे पहले घटना हुई, उसका देश का नाम है ट्यूनीशिया। अब देखिए, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो घटना, जिस पूरे दशक में चलने वाली एक महत्वपूर्ण घटना अरब स्प्रिंग, और इस अरब स्प्रिंग की घटना का कहते हैं प्रारंभ, शुरुआत जिस देश से हुई, उस देश का नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, अल्जीरिया के पास। और ट्यूनीशिया देश से ही इस घटना का प्रारंभ हुआ, इस सब की शुरुआत हुई, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। अब देखिए, मामला क्या था ट्यूनीशिया की बात करें तो जैसे कि हम पीछे के अपने भागों में भी बात कर चुके हैं कि इन सभी देशों में, अरबी देशों में तानाशाही और इस तरह की चीज़ों से लोग परेशान थे। तो यहाँ देखिए, एक व्यक्ति का नाम आता है ट्यूनीशिया की जब बात की जाती है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद बौजिज़ी। मोहम्मद बौजिज़ी एक व्यक्ति रहा जिसका नाम था मोहम्मद बौजिज़ी। अब मोहम्मद बौजिज़ी एक फल विक्रेता था,
मोहम्मद बाउज़ीज़ी एक गरीब आदमी था, एक फल विक्रेता, फल बेचने वाला व्यक्ति था। और ये मोहम्मद बाउज़ीज़ी पुलिस भ्रष्टाचार और पुलिस के द्वारा लोगों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था। और हुआ क्या कि मोहम्मद बाउज़ीज़ी ने पुलिस भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से परेशान होकर इस व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मदाह कर लिया, मतलब कि आत्महत्या कर ली, अपने आप को आग लगा ली मोहम्मद बाउज़ीज़ी ने। अब हुआ क्या कि ये बात कब की है, ये बात 2010 की है। और ट्यूनीशिया देश में एक फल विक्रेता के द्वारा, एक साधारण व्यक्ति के द्वारा पुलिस प्रशासन और पुलिस भ्रष्टाचार के से परेशान होकर, पुलिस के दुर्व्यवहार से परेशान होकर, अपने आप को गुस्से में उसने क्या है, अपना आत्मदाह कर लिया। उसने अपनी जो है अपने आप को आग लगा ली। किसने? मोहम्मद बाउज़ीज़ी ने। अब हुआ कि मोहम्मद बाउज़ीज़ी के इस कृत्य के बाद, ऐसा करने के बाद, जो पूरा टूनीशिया था, टूनीशिया में जो आम लोग थे, जो आम जन थे, उनमें सरकार और पुलिस प्रशासन के प्रति एक गुस्सा पनप उठा, एक विद्रोह पनप उठा। और ये विद्रोह, ये एक गुस्सा एक क्षेत्रीय न रहकर राष्ट्रीय स्तर का हो गया। और बहुत ही जल्द इस घटना ने, इस तरह की जो पूरी जो क्रम था, उसने आस पड़ोस के देशों में, आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी आग की तरह ये घटना फैल गई। और जिसके बाद जो आम लोग थे, आम जन थे, वो प्रशासनिक सरकारों, प्रशासनिक जो अधिकारी थे या पुलिस प्रशासन था, उन सब के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ये पूरी घटना की शुरुआत कहाँ से होती है? टूनीशिया देश में एक व्यक्ति की वजह से, एक जो फल विक्रेता था, उस व्यक्ति की वजह से ये पूरी जो आग की तरह पूरी घटना फैल जाती है। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब यह यहाँ पूरी परिस्थितियाँ, जो टूनीशिया की जो स्थितियाँ थीं, इस पूरे विद्रोह के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनियंत्रित हो गई, काबू से बाहर हो गई, तो हुआ ये, इसकी परिणति इस रूप में हुई कि भाई, पहले यहाँ का जो तानाशाह शासक था, जिसका नाम था जीन एल एबदीन अली, जीन एल एबदीन अली, तो देखिए क्या था कि यहाँ इस देश में, टूनीशिया देश में, इस तरह का विद्रोह, इस तरह का जो पूरा क्रम था, वो होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के शासक को मजबूरन लोगों के विद्रोह, लोगों के धरना प्रदर्शनों और रैलियों के आगे घुटने टेकने पड़े। और जीन एल अबदील, जो अबदीन अली थे, तो उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। और हुआ ये कि तानाशाही जो सरकार थी, तानाशाही जो शासन था, उसकी समाप्ति हुई, उसकी एंडिंग हुई। और इसके बाद ये था कि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई। अब यहाँ अगर हम पूरे इस क्रम में बात करें, तो विरोधों के जो कारण थे, यहाँ अगर सिर्फ हम टूनीशिया देश की बात करें, यहाँ पर विद्रोह के जो कारण थे, हमने पहले अरब स्प्रिंग जो के कारणों की बात की है, उन सभी का कहें कि उन सब में हमने यहाँ वाले टूनीशिया या बाकी देशों के सभी कारणों को इंक्लूड कर लिया है। लेकिन अगर मुख्य मुख्य बात करें कि यहाँ जो घटना घटी कहाँ, टूनीशिया में, उसके हम बात करें तो आर्थिक मॉडल का चरमरा जाना, यानी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी वो बदहाल हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियों की हुई थी टूनीशिया की, इसलिए सारी घटनाएं हुई। और साथ ही साथ जो था, यहाँ के शासक का आम लोगों पर दमनकारी शासन था, इसकी वजह से हुआ। परंपरागत जो विद्रोह की प्रकृति का जो सहारा लोगों ने लिया, और अखिल अरबी आंदोलन और एक गुस्से के रूप में पूरा जो अखिल अरबी क्षेत्र था, उसका आंदोलन और गुस्सा पूरे विश्व के सामने उभर कर आया इस घटना के बाद, टूनीशिया की इस घटना के बाद। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे अरब स्प्रिंग घटनाक्रम को, जो पिछले एक दशक से अरबी क्षेत्र में, अरबी देशों में घटित हो रहा है, उसकी शुरुआत टूनीशिया देश से होती है 2010 में। जिसके बाद इस घटनाक्रम ने, इन चीज़ों ने विश्व के बहुत सारे देशों में तानाशाही सत्ताओं और तानाशाही शासकों को उखाड़ फेंका, उनकी सत्ताओं को समाप्त कर दिया। तो ये एक देश की घटना है, कहाँ की? टूनीशिया की। टूनीशिया के बाद अगर हम बात करें, तो चलिए टूनीशिया के बाद बात कर लेने के बाद मैं इसके बाद जो हम दूसरे देश की बात करते हैं कि जिस देश में इस तरह की घटनाएं हुई, इस तरह की घटनाओं का जो है प्रसार हुआ, उसमें हम दूसरे देश की अगर मुख्य तौर पर बात करते हैं तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया और टूनीशिया दोनों नज़दीकी देश हैं। और मैं जिन भी देशों की उदाहरण के तौर पर अरब स्प्रिंग के लिए बात कर रहा हूँ, वो सभी देश आपको मानचित्र पर भी दिखाऊंगा। तो दूसरा हमारा जो देश है वो है अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है अल्जीरिया।
अब देखिए अल्जीरिया देश की क्या स्थितियां थी, अगर हम बात करें किस तरह से अल्जीरिया भी अरब स्प्रिंग की घटनाओं का भाग बना, इसका हिस्सा बना, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले हम सूडान की पहले हमने टूनीशिया की बात की और अब हम अल्जीरिया देश की बात कर रहे हैं। अल्जीरिया की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो इकोनॉमी है अल्जीरिया कंट्री की, वो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र पर आधारित थी, निर्भर थी। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी अल्जीरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ पर, वो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र पर निर्भर थी। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो थी वो हाइड्रोकार्बन का उत्पादन था, यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए हुआ क्या कि पूरे विश्व में 2014 में पूरे विश्व के सामने जब मंदी का दौर आया, महामंदी का दौर आया 2014 में, जब महामंदी ने पूरे विश्व को अपने आप में जकड़ लिया, उस समय की बात है। उस समय अल्जीरिया की अगर बात करें तो अल्जीरिया में क्या था कि अल्जीरिया की जीडीपी 2014 और 2017 की बात करें तो यहाँ की जीडीपी जो रेटिंग थी, जीडीपी जो दर थी, वृद्धि दर थी, वो कि जब 2014 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट 6% थी, वो 2017 में गिरकर कितनी हो गई, ये मात्र कितनी 4% रह गई। जो जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि जो इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर थी, जो 2014 में 6% थी, वो 17 में मात्र 4% पर आकर टिक गई। और इस देश में, अल्जीरिया में ये था कि इस देश में जो युवा बेरोजगारी दर थी, युवाओं की जो बेरोजगारी दर थी, युवा बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई 29%। 29% जो लोग थे वो बेरोजगारी की चपेट में आ गए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई। पूरा विश्व ही महामंदी के दौर से जो है गुजर रहा था, पूरा विश्व जो था इससे जूझ रहा था। और अल्जीरिया देश की बात करें तो यहाँ स्थितियाँ ऐसी हो गई कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था हाइड्रोकार्बन पर निर्भर थी, यहाँ इस पर डिपेंड थी, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा। 2014 की महामंदी के दौरान अल्जीरिया की जो आर्थिक जो प्रणाली थी वो चरमरा गई, वो बिल्कुल ठप हो गई। यहाँ की जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2014 में 6% थी, वो 17 में आकर मात्र 4% रह गई। और युवा बेरोजगारी दर बढ़कर यहाँ कितनी 29% हो गई। इस सब के बाद भी क्या था कि ये जो पूरी परिस्थितियाँ जो देश के लोगों के लिए बिल्कुल परेशानी का सबब बनी हुई थी, परेशानी की वजह बनी हुई थी, इस सब से बेखबर, इस सब से बिल्कुल अनजान यहाँ के शासक यानी अल्जीरिया के शासक थे जिनका नाम था श्री बाउटफिल्का। अल्जीरिया के शासक उस समय थे श्री बाउटफिल्का। श्री बाउटफिल्का जो यहाँ के यानी कि अल्जीरिया के शासक थे, वो इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद भी इन सभी परिस्थितियों से बिल्कुल अनजान, इन सभी चीज़ों में बिल्कुल अनुपस्थित थे। अनुपस्थित होने का मतलब कि उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई कहते हैं खबर नहीं थी इस सब की कि देश के हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। कारण क्या था कि यहाँ के जो ये शासक थे, राष्ट्रपति थे, कौन, बाउटफिल्का। राष्ट्रपति बाउटफिल्का को उस समय लकवा मारा हुआ था, वो पैरालाइज थे। और एक बार को लोगों ने भी सोचा कि चलिए एक बार को होता है कि अगर जो देश का प्रशासक है, देश का शासक है, वो अगर स्वस्थ नहीं है तो एक बार को लोग संतोष कर भी लेते हैं, स्थितियाँ को किसी भी तरह झेल भी लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो राष्ट्रपति बाउटफिल्का पिछले कई सालों से जो स्थितियाँ बिगड़ती जा रही थी, हालात ख़राब होते जा रहे थे, उन सब से बेखबर थे, उन सभी स्थितियों में अनुपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित रहे। तो इस सब के बाद क्या था कि जब दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होना यहाँ पर तय हुआ अल्जीरिया में, तो हुआ ये कि पिछले एक अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति बाउटफिल्का कुछ नहीं कर पा रहे थे अस्वस्थ होने की वजह से, अस्वस्थ होने के कारण। लेकिन जैसे ही दूसरे राष्ट्रपति चुनाव की बात आती है, तो जब इन्होंने यानी राष्ट्रपति बाउटफिल्का ने पुनः अपना नामांकन जो है दर्ज कराया राष्ट्रपति पद के लिए, जब इन्होंने पुनः नामांकन कराया राष्ट्रपति के लिए 2017 में, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जब 2017 में राष्ट्रपति बाउटफिल्का ने अपने
पिछले कार्यकाल में कुछ ना करने के बावजूद भी दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराया, तो आम लोग, आम जो जन थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जो है अब राष्ट्रपति और देश के प्रशासन, देश की सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विद्रोह, जो हम बात करते हैं पूरे अरब स्प्रिंग में, सारी जो घटनाएं विद्रोहों पर, धरना प्रदर्शनों पर और रैलियों पर आधारित हैं। इस तरह की स्थितियां 2017 में अल्जीरिया में भी हो गई और अंततः इस सभी चीज़ों से विवश होकर, मजबूर होकर 2 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति बोटफ्लिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और इसके बाद यहाँ यानी कि अल्जीरिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना यहाँ हुई। तो ये एक दूसरे देश की हम उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं, अल्जीरिया की। इससे पहले हमने ट्यूनीशिया की बात की है। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बाद बात करने के बाद, तो आइए अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बात करने के बाद हम बात करते हैं अपने देश, एक जो हमारा तीसरा देश जो उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, सूडान की। सूडान भी अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, सूडान। अब उन दो देशों की बात करने के बाद हम सूडान की बात कर रहे हैं और ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बात की कि 2014 के दौर में, 2014 के आसपास पूरा विश्व महामंदी की चपेट में था, आर्थिक संकट की चपेट में था और इस सब का सामना पूरा विश्व ही कर रहा था, विश्व के सभी देश ही कर रहे थे। अब हुआ कि जो सूडान था हमारा 2014 के आसपास, ये भी उस आर्थिक मंदी से, उस आर्थिक जो कह सकते हैं कि जो मार थी, उससे ये भी अछूता नहीं था, ये भी उससे अलग नहीं था। तो यहाँ भी जो है आर्थिक मंदी, आर्थिक जो घटनाएं थी, उसकी चपेट में था ये भी। आर्थिक मंदी की चपेट में सूडान भी था। लेकिन हुआ क्या कि सूडान में जो शासक थे इस समय पर, सूडान के जो इस समय के शासक थे, उनका नाम था बशीर। हुआ क्या कि देश में आर्थिक मंदी थी, देश में हालात खराब थे, फिर भी यहाँ के शासक बशीर, जो बशीर यहाँ के शासक थे, बशीर ने सैन्य बल के आधार पर, सैन्य बल के बलबूते क्या किया कि इस पूरे देश पर नियंत्रण रखा हुआ था। भय के द्वारा, डर के द्वारा पूरे देश पर शासन कर रहे थे इस समय यहाँ के शासक बशीर। अब हुआ क्या कि 2011 की अगर बात करें इसमें सूडान में, तो 2011 के आसपास क्या था कि दक्षिण सूडान के करीब 3/4 तेल संसाधनों का विभाजन किया गया और इससे पूरी अर्थव्यवस्था का विनाश सा हो गया। यानी जो सूडान है उसमें जो तेल संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे, उनका विभाजन हुआ और 3/4 तेल संसाधनों पर जो शासक थे बशीर, उन्होंने अपना नियंत्रण रख लिया। अब इससे क्या था, एक और देश में आर्थिक मंदी और दूसरी ओर वहाँ के शासक का इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो कह सकते हैं कि रवैया था, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बन गया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर गया। हुआ क्या कि जब दौर आया 2014 वाला, तो 2014 में इस देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की चपेट में पहले से ही थी और क्या हो रहा था कि 2014 तक इस देश को UAE और सऊदी अरब से, ठीक है, एक जो सऊदी अरब एक कंट्री है और दूसरा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इन दोनों देशों से 2014 तक जो है इसको, यानी कि सूडान को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद प्राप्त होती रही। लेकिन जब आर्थिक मंदी की जो कह सकते हैं कि जो स्थितियाँ थी वो और ज़्यादा फैली और ज़्यादा विस्तृत हुई, तो इसके बाद सऊदी अरब ने और UAE ने इसको, सूडान को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद देना बंद कर दिया। इसके बाद हुआ क्या कि इस देश की स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ और ज़्यादा बद से बदतर हो गई। मुद्रास्फीति जो थी इसकी, इस देश में मुद्रास्फीति आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति जो थी यहाँ की वो 73% पर आ गई। 73% पे मुद्रास्फीति की दर आ गई। रोटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो मूलभूत जिस चीज़ ज़रूरत है आम लोगों के लिए, आम नागरिकों, किसी भी व्यक्ति के लिए, जो रोटी की कीमतें थीं इस देश में, जो ब्रेड की कीमतें थीं इस देश में, सूडान में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसका जो है विरोध यहाँ के आम लोगों ने किया। यहाँ हम सूडान की अगर बात करें तो सूडान में विद्रोह होने का जो तत्कालिक कारण था, जो मूल कारण था, वो रोटी की कीमतों में होने वाली जो अकस्मात वृद्धि है, अचानक से जो हुई वृद्धि, उसके खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया। जनता ने क्या
के आंदोलन छेड़ दिया। अब हुआ क्या कि जैसे ही जनता ने इस रोटी की बढ़ी हुई कीमतों को का विरोध करना शुरू किया, तो यहाँ के शासक बशीर ने क्या किया कि पूरे देश में इस आंदोलन को, लोगों के इस जन विद्रोह को सैन्य बल के द्वारा, सैन्य कार्रवाइयों के द्वारा कुचलने की कोशिश की, सैन्य बल के द्वारा उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ का जो जन आंदोलन था वो इतना ज़्यादा भयावह था, इतना ज़्यादा व्यापक था कि जो सैन्य ताकतें थीं वो भी उसे समाप्त नहीं कर पाई, उसके सामने नहीं टिक पाई। और मजबूरन हुआ ये कि सूडान में 11 अप्रैल 2017 को 11 अप्रैल 2017 को सूडान के जो शासक थे बशीर, उनकी सत्ता की समाप्ति हुई और इसके बाद सूडान में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की, और जो है ये देश भी बढ़ा। तो यहाँ देखिए हमने बात की है इस पूरे टॉपिक में, अभी अभी हमारे इस वीडियो में हमने उन 3 मुख्य देशों की बात की है, जिसमें टुनीशिया सबसे पहला देश जहाँ से इन गतिविधियों का प्रारंभ हुआ, जहाँ से इन गतिविधियों की शुरुआत हुई है, उस देश की बात की। और उसके बाद हमने अल्जीरिया और उसके बाद हमने सूडान की विस्तार से बात की है। इन देशों को हमने उदाहरण के तौर पर लिया है अरब स्प्रिंग की घटनाओं को समझने के लिए। इससे पहले हमने अपनी पुरानी जो हमारे पाठ हैं उसमें कारणों की और परिणामों की विस्तार से बात कर ली थी। तो चलिए इसके बाद हम एक और चीज़ जो बात कर लेते हैं कि देखिए इन देशों में, जिन देशों में भी अरब स्प्रिंग घटनाएं हुई हैं, उन देशों में क्या था कि भाई लोगों ने जो विधियां अपनाई, लोगों ने जो तरीके अपनाए, अपना विरोध, अपना जो असहमति है उसे प्रकट करने के लिए, तो जो विरोध के की विधियां थी शासक के प्रति, अपने सरकार के प्रति जो विरोध की विधियां थी, वो यहाँ के लोगों ने क्या क्या अपनाई, आपको वो भी जान लेना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ इन देशों में जो विरोध के लिए विधियां अपनाई गई, विरोध के लिए जो तरीके अपनाए गए, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने विरोध को दर्शाने के लिए, अपनी जो असंतुष्टि है उसे दर्शाने के लिए हड़तालों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। हड़तालों का बहुत ज़्यादा मतलब आयोजन इन देशों में हुआ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मार्च, यानी कि रैली, जो कहते हैं मार्च निकालना, लोगों का इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है अब मतलब अपने शासकों को अपना विरोध, अपनी असहमति दर्शाना, इसका सहारा यहाँ के लोगों ने लिया। धरना प्रदर्शनों का बड़े पैमाने पर यहाँ इन देशों में जो है आयोजन किया गया। और चौथी बात कि यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों ने, आम जनों ने रैलियों का आयोजन किया। तो अगर हम विधियों की बात करें कि इस पूरे क्रम में, इस पूरी घटना में जो आम लोग थे उन्होंने अपना विरोध दर्शाने के लिए कौन कौन सी विधियों, कौन कौन से तरीकों को अपनाया, तो हड़ताल, मार्च, धरना और रैलियों का आयोजन, जो मुख्य मुख्य जो मतलब कृत्य थे इस पूरे आंदोलन, उस पूरे विद्रोह के, वो ये थे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ देशों में कुछ हिंसक झड़प सेना और आम लोगों के बीच में हुई, और जो है कई जगहों पर जो है कि ये जो आंदोलन इतना तीव्र, इतना व्यापक था कि जिसमें आम लोगों की भीड़ ने, आम लोगों ने सेनाओं तक को पीछे हटने पर, अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की जो स्थितियाँ थीं ये पूरे इन सभी देशों में थी। तो आइए इस टॉपिक के अंत की ओर बढ़ते हुए हम लास्ट में ये भी बात कर लें कि इस पूरी घटनाओं को लेकर, इस पूरे क्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, मतलब बाकी सभी देशों की क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिएक्शन रहा, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घटना थी ये विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में, अरबी क्षेत्र में, अरेबियन जो एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ ये घटना घट रही थी। और यहाँ देखिए जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, पिछले 1 दशक की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी बात ये नहीं है। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं थी, पूरे विश्व का क्या रिएक्शन रहा इस पूरी घटना को लेकर, वो भी समझ लेना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अगर प्रतिक्रियाओं के तौर पर अगर हम बात करें, पॉइंट वाइज बात करें, तो सबसे पहली बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ इस ओर कि जब ये पूरी घटनाएं घटनी प्रारंभ हुई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर गया, पूरे विश्व का ध्यान इस ओर गया। तो पहली चीज तो ये रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण हुआ, पूरे विश्व का ध्यान इस ओर गया, जो अरबी क्षेत्र हैं या इन देशों, जिन देशों में घटना घट रही थी, अरबी क्षेत्र की ओर जो है पूरे विश्व का ध्यान आया। दूसरी बात ये थी कि इस पूरे घटना क्रम के द्वारा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहें कि विश्व समुदाय में जो कठोर प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनकी कड़ी निंदा हुई।
या कहें कि ये जो शासकीय पद्धतियां थी इन देशों की अपने अपने देशों में, उनकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई। कठोर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, कड़ी निंदा हुई, कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना हुई। पूरे विश्व ने इस तरह की शासन व्यवस्थाओं को, इस तरह के शासन तंत्र को कहते हैं गैर जिम्मेदाराना ठहराया। इसकी निंदा हुई, इसकी बुराई हुई पूरे विश्व स्तर पर। ये विश्व का एक तरह से रिएक्शन था इस घटना की ओर। एक और जो चीज़ यहाँ हुई कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या किया, इसमें सक्रिय हस्तक्षेप किया कि इस सारी घटनाओं में इंटरफेयर करने की कोशिश की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने, और जिसकी वजह से कई बार इनको जो है इन पर आरोप भी लगे इस बात के कि ये लोग अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया इस पूरी घटना में। ये विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हम जो है इसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं या फिर उनकी प्रतिक्रियाओं की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस मामले में, इस पूरे क्रम में हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, तो हुआ क्या कि चीन के शासक थे जिनका नाम था नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे ओबामा, चीन के शासक नोआम चॉम्स्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनका नाम है बराक ओबामा, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी बड़ी आलोचना की। उन पर बहुत सारे आरोप लगाए कि अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के द्वारा अपने हितों को साधने का, अपने लाभों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। नोआम चॉम्स्की ने आरोप लगाया अमेरिका पर और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर। ये अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया के तौर पर देखी जा सकती है। अब हुआ क्या कि इसके बाद अगर हम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तौर पर लें तो यहाँ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इन देशों की स्थितियों को सुधारने के लिए, इन देशों में जो आर्थिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ गई थी, चरमरा गई थी, उनको ठीक करने के पर्याप्त प्रयास किए। और अंत में अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की तो इसे लोकतंत्र की तीसरी लहर भी कहा गया। इस घटनाक्रम को, इस पूरी घटना को लोकतंत्र की तीसरी लहर भी कहकर संबोधित किया जाता है। लोकतंत्र की तीसरी लहर भी इस घटना को कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इस ओर, यानी कि ये जो अरब स्प्रिंग की घटनाएं हैं, इस ओर ये प्रतिक्रियाएं, इस ओर ये रिएक्शंस जो हैं प्रकट किए, दिखाए इस पूरी अरब स्प्रिंग की घटनाओं के दौरान या इसके बाद। इसी के साथ मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लेने के बाद आप सभी इस टॉपिक को, अरब स्प्रिंग टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अपने किसी भी अन्य परीक्षा में काम में ले पाएंगे। ये हालांकि जो टॉपिक है वो कक्षा 12वीं के सिलेबस में जोड़ा गया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी जो लेवल्स हैं, वहाँ भी ये टॉपिक एक विषय के तौर पर, एक मुख्य टॉपिक के तौर पर काम आएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक की सभी बारीकी जो चीज़ें हैं, उनको, सभी टेक्निकल जो तथ्य हैं इसमें, उन सभी को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स और वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स ज़रूर लिखें कि जिन पर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और
नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहेंगे हमारे चैनल विद्या कोचिंग पर। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस मिलती रहें हमारे चैनल पर।